Hello, Pranam, Namaskar. How are you all? पंचतत्व गर्ल एक बार फिर से आपके साथ हमारी इको फ्रेंडली लिविंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज रुख करते हैं शहर के जीवन की ओर और अपनाने के विषय में कि सस्टेनेबिलिटी को शहरी जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं या क्या किया जा सकता है। और इस बात को और विस्तार में करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरिसूदन जी, जिन्हें आप जानते हैं उनके बेहतरीन पॉडकास्ट मधुशाला की। तो आज मधुशाला के सफर को थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाते हैं और अरि जी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम अरि जी। नमस्कार प्रगुण जी। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? बस ऑल गुड। तो हमने सोचा आज मधुशाला को खींचकर थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाया जाए। आई होप यू डोंट माइंड, आई होप मधुशाला डोंट माइंड दिस। बिल्कुल, मधुशाला भी कहती है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो उसकी 4 पंक्तियां भी मैं सुनाऊंगा आपको। क्या बात है। हाँ। सो टू माय लिसनर्स, अरि जी से मेरी पहचान हिंदी के कुछ पंक्तियों से हुई थी और होते होते पॉडकास्ट तक पहुंची और तब से मधुशाला का सफर हम आनंद लेते आ रहे हैं। तो अरि जी, सो अरि जी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एनर्जी इंडस्ट्री। सो हमने सोचा कि आज की चर्चा का विषय एनर्जी इफिशियंसी और सस्टेनेबिलिटी गोल्स ही क्यों ना रखा जाए। तो क्या कहते हैं अरि जी आप? बहुत अच्छा टॉपिक है। और क्योंकि मैं एनर्जी इंडस्ट्री में हूँ, एनर्जी इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। जी। ऑयल एंड गैस मेरा मेन एरिया होता है अब भी, लेकिन अब जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है। हमको टारगेट मिल गया है, वार्निंग्स मिल गई हैं कि अगर बहुत जल्दी कुछ एक्शन नहीं लिया तो धरती का टेम्परेचर 1.5 बढ़ जाएगा। जी। और ऐसा हुआ तो वो उसको जैसा इंग्लिश में वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी बिल्कुल। तो वहां हम पहुंच जाएंगे, तो वहां हम नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए काफी सारे एक्शंस हैं जो लेने पड़ रहे हैं। पड़ रहे हैं नहीं कहेंगे, लेने चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, सो इफ यू आर कनेक्टेड विद एनर्जी इंडस्ट्री तो लेटली मतलब लाइक आप जैसे कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वगैरह के बारे में बातें हो रही हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज हैव यू ऑब्जर्व्ड इन दिस इंडस्ट्री सिंस द रियलाइजेशन ऑफ इको फ्रेंडलीनेस या सस्टेनेबिलिटी हैज crept in our thought process? सो मैसिव मैसिव चेंजेस। Okay. एंड क्योंकि मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ काफी करीब से जुड़ा हुआ हूँ, Mm-hmm. तो एक तो इस इंडस्ट्री को जाना जाता है एक इवल इंडस्ट्री की तरह से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं जो जमीन से निकाला जाता है, इसमें ऑयल भी आता है, कोयला भी आता है। ये जी सब फॉसिल फ्यूल्स हैं और इन्हीं को कहा जाता है कि ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो तो साइंस बताएगी। Mm-hmm. लेकिन कार्बन की शुरुआत वहीं से होती है कि आप धरती से रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं जो आप बाद में जाके आपका ईंधन बनेंगे। तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि सबकी नजर इस इंडस्ट्री के ऊपर है। जी और बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि ऑयल एंड गैस में कंपनीज के पास पैसा काफी है, Mm-hmm. क्योंकि ये इतने समय से इस बिजनेस में हैं। तो मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो Right. अगर कोई इंडस्ट्री सबसे अच्छी पोजीशन में है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। Right. तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत ही लंबा डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन उसको अगर मैं बहुत ही छोटी समरी करके बताऊं, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो जितनी भी बड़ी कंपनी है जिनको हम सुपर मेजर्स कहते हैं, जैसे बीपी, शेल, एक्सॉन, शेवरॉन, जी ये सब कंपनीज हो गई, तो इन सभी के टॉप एजेंडा में है समथिंग कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन। और एनर्जी ट्रांजिशन है कि हाउ डू वी मूव अवे फ्रॉम ऑयल टू गैस एंड देन रिन्यूएबल्स। जो गैस होती है, गैस इज लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि उससे कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। जी। तो उसको हम ब्रिज फ्यूल की तरह यूज करते हैं कि वो ट्रांजिशन जब तक हम करेंगे रिन्यूएबल्स में, जी। तब तक हम गैस यूज करेंगे। और एक बार हम कंप्लीटली रिन्यूएबल्स पर शिफ्ट हो गए तो ऑयल एंड गैस दोनों से ही
काफी काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। ओके, ग्रेट टू नो। सो ये जो एनर्जी एफिशिएंसी का लाइक आप जो कह रही है मैसिव चेंज है, हैज इट अफेक्टेड अवर सिटीज समवेयर, लाइक हमारी सी ट्रांसपोर्ट या यूजेज की चीजें, मतलब इज देयर अ चेंज इन अवर सिटी लाइव्स लेटली ड्यू टू एनर्जी एफिशिएंसी का ये चेंज टुवर्ड्स अ सस्टेनेबिलिटी थिंग? हाँ बिल्कुल। जैसे उसके दो तीन बड़े एग्जांपल्स हैं कि जितने भी ऑफिस बिल्डिंग्स आजकल बन रहे हैं, जैसे अगर बेंगलोर का ही हम उदाहरण लें, जी। तो दे हैव टू बी लीड सर्टिफाइड। ओके। लीड एक सर्टिफिकेशन है कि आप कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं। और ये कोई नया सर्टिफिकेशन नहीं है, काफी समय से है। लेकिन अब इसमें कई और कंडीशंस जुड़ गई हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, और जैसे रेस्ट रूम्स होते हैं उसमें फ्लश का पानी ऑल रिसाइकल्ड होता है। राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई हैं। रोशनी जितनी नेचुरल आए उतना अच्छा है। आपने एयरपोर्ट्स पर भी देखा होगा, अभी आजकल जितने भी नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ज्यादातर उनकी जो छत है वो हाँ जी, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हाँ, ताकि दिन के वक्त में कम लाइट्स कम से कम उसमें इस्तेमाल हो। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे रेलवे स्टेशन आप देखें, ज्यादातर रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको आजकल सोलर पैनल्स नजर आएंगे। जी। तो इस तरह के बहुत सारे जो परिवर्तन है वो शहर में आजकल देखने को मिल रहे हैं। हम्म। और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हो गए, तो वहां भी ये सब मैंडेटरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, एसटीपी प्लांट होना चाहिए। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है वो मैंडेटरी हो गई हैं। वाओ, दैट रियली नाइस टू नो। मतलब ये लाइट वाला एंगल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर ये ऑफिसेस एंड बड़े कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इट इज श्योर गोइंग टू हेल्प। ओह, हाँ जी। नाइस टू नो। तो एक बात बताइए कि अभी हमने जैसे बात की कि मैसिव इंडस्ट्री है या ऑफिसेस में है, मुझे कई बार ये बात सुनने में आती है कि सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली लिविंग या कॉन्शियस लिविंग, इस सब का इंडिविजुअल एफर्ट कहीं मैटर नहीं करता, ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ता है। तो जैसे अभी हमने बात की कि इंडस्ट्री के पास चलिए पैसा है, वो कर सकती है, ऑफिस है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि क्या इंडिविजुअल एफर्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है या करता है? करता है। मतलब बहुत ही लाउड एंड क्लियर आंसर है कि करता है, ग्रेट। क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जब तक हम सब मिलकर इस दिशा में एफर्ट नहीं लगाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हम्म। जैसे इंडिविजुअल का एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हम जो घर बनाते हैं, जी। तो अगर हम इंडिविजुअल घरों का उदाहरण लें जो हमारे अपने घर होते हैं, जी। तो हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में पहले से भी ये बात है और अभी इसके बारे में अवेयरनेस काफी हो गई है कि जैसे हमारी रसोई होती है या बाथरूम होते हैं, जी। वहां पर हमेशा नेचुरल लाइट का इंतजाम होता है। हम्म। एक खिड़की हमेशा बाहर की तरफ होती है कि थोड़ी नेचुरल हवा आए, हम्म। नेचुरल लाइट आए, कि दिन के वक्त तो हमको लाइट ना जलानी पड़े। ना जलानी पड़े, बिल्कुल। हमारे लिविंग रूम और बेडरूम में भी हम कोशिश यही करते हैं कि एक ना एक विंडो बाहर की तरफ हो। बिल्कुल। और आप जैसे दूसरे देशों में जाएंगे, स्पेशली यूएस यूके वगैरह में, तो हम्म। वहाँ बाथरूम किचन ज्यादातर अंदर की तरफ होते हैं, हम्म। और उसमें नेचुरल लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आपको लाइट्स हमेशा ऑन ही रखनी पड़ेंगी। ऑन रखनी पड़ती है, राइट, जिससे तो मतलब सारा उस दिन तरह की ट्यूबलाइट ऑन। हम्म। हाँ, तो उस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। और दूसरा, उसका थोड़ा क्रेडिट सरकार को भी जाता है कि उन्होंने अभी जैसे एलईडी बल्ब्स पर काफी सब्सिडीज कर दी हैं। हम्म। और एलईडी जो बल्ब होते हैं वो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। हम्म। तो अभी ज्यादातर जितने भी नए घर बन रहे हैं, या जब भी लोग बल्ब वगैरह चेंज करते हैं, हम्म। तो वो लोग एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट ही ले रहे हैं, राइट। जो कि कम से कम 6 to 8 टाइम्स ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है हमारे नॉर्मल लाइट से। राइट। तो उस तरह की चीजों से काफी एनर्जी एफिशिएंसी आ जाती है हमारे घरों के अंदर। राइट। तो मतलब हाँ, मतलब मेरा मेरा कई लोगों से एक बार कई बहस भी हुआ कि ओके क्या होता है, हमारे एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी एक स्ट्रॉ यूज नहीं करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। सो लाइक मुझे वही लगता है कि एफर्ट्स तो वही आपने जैसे कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऑफ कोर्स ये तो हमें करते रहने पड़ेंगे, अदरवाइज आने वाली जनरेशन्स भी इस चीज से अवगत नहीं हो पाएंगी कभी। बिल्कुल।
तो अभी आपने जिक्र किया सरकार का, सो व्हाट डू यू फील कि व्हाट कैन बी मोर डन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू मेक पीपल अवेयर? बिकॉज मैं आज भी देखती हूँ कि चलिए अभी मैं हिल्स में हूँ, लेकिन मैं एट सिटीज वगैरह में जाती हूँ, पीपल आर स्टिल नॉट बॉदर्ड, चिप्स खा रहे हैं, डाल रहे, वो अवेयरनेस बहुत कम है। सो ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस अवेयरनेस को एक हैबिट बनाया जा सके? एक तो सरकार की तरफ से क्लियर रोड मैप चाहिए कि हमको हमारे एनर्जी टारगेट्स हैं क्या। हम्म। तो वो अभी छोटे छोटे प्लान्स में आ रहा है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड रोड मैप नहीं है। हम्म। लेकिन वो थोड़े ब्रॉड लेवल की बात होगी। उसका इंडिविजुअल लाइफ्स के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा वो डिबेटेबल है। लेकिन जो दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे यहाँ कानून तो बड़े सारे बन जाते हैं, जी। उनका पालन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हिल्स की आपने बात की, तो हिल्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप प्लास्टिक नहीं ले जा सकते, प्लास्टिक नहीं बिल्कुल फेंक सकते, बिल्कुल। इस तरह की बातें। जी। और हर जगह आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जहां पे वो लिखा हुआ है उसी के पास एक छोटी सी चाय की दुकान होगी, जिसके पास वो चिप्स के पैकेट्स भी मिलेंगे, मैगी जी। के पैकेट्स भी मिलेंगे, सही चाय के कहा। कप्स भी मिलेंगे, और लोग वहीं उसको इस्तेमाल करके फेंकते भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम ये एनफोर्स करना शुरू नहीं करेंगे, जैसे हिमाचल में मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी थी हम्म। एक जगह पर, कि आप जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हम्म। और आप किसी दुकान से पानी की बोतल खरीदते हैं, हम्म। तो वो आपसे 200 रुपया लेता है। अच्छा, वो ओके। 20 रुपए की बोतल के लिए 200 रुपया लेता है। ठीक है। और वो 200 रुपया इसलिए लेता है कि आप जब वो वापस आएंगे उस ट्रैक से, वो प्लास्टिक की बोतल आप उसको वापस करेंगे, जी। तो वो आपका 180 रुपया वापस कर देगा। ओके। राइट। ठीक ठीक है। है, तो इससे क्या ओके। होता है कि लोग फिर उसको कहीं पर भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि 200 रुपया दिया है और उनको वापस लेना है। जी तो वो जी। प्लास्टिक का कचरा अपने साथ वापस लेकर आते हैं और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालते हैं। तो इस ओके। तरह की अगर हम व्यवस्थाएं करें हर जगह, और इस तरह से एनफोर्समेंट करें हम्म। कानूनों का, हम्म। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अब जैसे स्वच्छ इंडिया का प्रोग्राम जब चला था, हम्म। तो काफी अच्छे स्केल पे चला था और काफी अवेयरनेस बढ़ी हमारे शहरों में। मतलब अगर हम पिछले 20-25 साल की बात करें, जी। तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं आई। नहीं थे, या एग्री। हाँ, क्योंकि सब लोग बात करने लगे कि माई सिटी, क्लीन सिटी, स्वच्छ इंडिया, जी। दिस एंड दैट, तो काफी उस तरह हम्म। से हुआ। लेकिन उसी प्रोग्राम को काफी आगे ले जाने की जरूरत है। जी हाँ, एटलीस्ट अब आजकल वो शहरों में कचरे की गाड़ी आती है, देयर इज अ म्यूजिक प्लेड एंड अलग हाँ, अलग लोग वो कैलाश सेग्रीगेट खेर करने का लगे गाना। हैं। हाँ जी 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 जी। लाइक आपने अभी जैसे हिल्स की बात की, तो मैं मतलब सच में बताना चाहूंगी कि आई एम राइट नाउ नीलगिरीज, एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लासेस मिलते ही नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू कीप इन द मार्केट्स। बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए थर्मोकोल इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, मिलता ही नहीं है। सो आई नो कि चलो छोटे सिटी है तो लोग मान भी लेते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ हियर कि वो लोग इस चीज का पालन करते हैं। बट हाँ, जब आप किसी बड़ी सिटी की तरफ जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स वगैरह पे, वहां पर शायद मुश्किल हो जाता है या जो भी है, पर ये अवेयरनेस या लोगों का इस चीज के लिए जागरूक होना ज्यादा जरूरी है कि हाँ सच में, मतलब वही होता है ना कि चिप्स तो खा लिया, लेकिन वो पैकेट वहां उसके बाद किस सफर पे जाता है, नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट, कि चलिए जा रहा है तो जा रहा है, क्या बिल्कुल। ही फर्क पड़ता है। आपने अभी जिक्र किया लाइक वो सरकार एंड स्वच्छ भारत वगैरह का, तो चलिए एक बात बताइए, ये what's your thought about कि will we be able to meet 2050 target for net zero? What's your take on that? हमको अपने एफर्ट काफी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हम्म। जो हम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि हम्म। अभी इंडस्ट्री की तरफ से तो काफी इनिशिएटिव्स लिए जाने लगे हैं। जैसे मैंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का उदाहरण दिया था, जी। तो अभी जैसे हमने यूके में एक पायलट किया था कि करीब 100 घरों को चुन के हम्म। उनको ये फैसिलिटी दी थी कि वो अपने घर में सोलर एनर्जी बनाएं या विंड एनर्जी बनाएं, और वो उसको जी वापस जो ग्रिड है उसमें डाल सकें। जी। तो उनको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोज्यूमर। एक तो वो है जो एनर्जी को स्टोर करेंगे और जब पीक डिमांड होगी तो उस एनर्जी को वापस डाल देंगे। जी तो एक जी। तो बैटरी में इन्वेस्टमेंट हो गया और दूसरा रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हम्म। इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे बड़े सारे कदम हैं। हम्म। आजकल जैसे टाइडल वेव से एनर्जी बन रही है, ऑफशोर विंड से एनर्जी बन रही है। ओके। हम्म। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से तो काफी सारे आ रहे हैं।
लेकिन अभी हमको इसको घर घर ले जाना पड़ेगा। घर कर ले अब जाना जैसे पड़ेगा। हमारे शहरों का ही अगर हम हाल देखें, बेंगलोर में हम्म। जो ट्रैफिक जैम होता है या दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम जी होता है, जी जी या जी। वो हर साल का जो स्मॉग वाला इश्यू है, बिल्कुल। जब तक हम वो, क्योंकि काफी सारे इश्यूज तो पॉलिटिक्स में फंस के रह जाते हैं। और सही ये सिर्फ कहा। इंडिया की बात नहीं है, ये मतलब दुनिया भर की यही बात है। सही बात यूएस है। में भी इस तरह की लड़ाई चलती रहती है, यूरोप में भी चलती रहती है। लेकिन जो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इस दिशा में। हाँ। तो अगर हम उससे कुछ सीख लेकर कर सकें, ओके। और जब तक इसको पूरा, जैसे कहते हैं ना, मास मूवमेंट, जब तक उस तरह से नहीं होगा, तब तक ये टारगेट हमारा अचीव होना बड़ा मुश्किल है। आपकी आपकी बातों से लग रहा है आपने ट्रैवल काफी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरह से आपने मुझे अभी कुछ शहरों का या कुछ कंट्रीज का जिक्र किया। सो एनी एनी एग्जांपल या एनी मोमेंट जो आपने कहीं किसी शहर या किसी कंट्री में नोटिस किया हो, जो आपको सच में लगा कि यस, ये एनर्जी एफिशिएंसी या सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत अच्छा एग्जांपल, एनी, अगर हाँ, कुछ। जैसे मैं कोलंबिया का एग्जांपल दूंगा, कोलंबिया, ओके। लातिन अमेरिका, जी। जो कि जनरली फुटबॉल के लिए जाना जाता है या फिर शकीरा के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग कॉफी के लिए भी जानते हैं। हम्म। तो कोलंबिया में मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो दो बातें हैं, हम्म। वो ये है कि एक तो वहां पर जो घर बनते हैं, जी। उनमें एक दीवार, करीब करीब पूरी दीवार ही कांच की होती है। ओके। तो अच्छा। सारे घर में भरपूर रोशनी आती है, तो दिन के वक्त रोशनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, वहां पर काफी ठंडी जगहें हैं कुछ, जहाँ पे साल भर तापमान करीब 10 से 20 के बीच में रहता है। हम्म। तो वहां पर क्योंकि सूरज की अवेलेबिलिटी अच्छी है, सन अच्छा है, लाइट अच्छी है, हम्म। तो वो नेचुरल लाइट से ही घर गर्म हो जाते हैं। तो राइट। उनको बिल्कुल। स्पेशल इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होते, अलग से नहीं एक लगाने तो उन्होंने पड़ते। ये काम अच्छा कर रखा है। हम्म। दूसरा, कोलंबिया और लातिन अमेरिका में पानी की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जब सारी दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा, तो भी लातिन हम्म। अमेरिका में पानी बचेगा। वाह, अच्छा, ये मैं नहीं जानती थी। हाँ, ओके। उनके पास बहुत पानी है। ओके। लेकिन उन्होंने अभी से क्या किया है कि उन्होंने पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अच्छा। तो आपका, जैसे हिंदुस्तान में हमारा पानी का बिल आता है 200, 300, 400 रुपया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो हम वहां बिल्कुल पे कंसर्न इससे, ही नहीं होते हाँ, हैं। वहां पे इससे करीब दोगुना आता है। ओके। जबकि वहां का पानी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है उनके पास। हाँ। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि लोग उसको थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करें, सावधान होकर इस्तेमाल करें और वेस्ट ना करें। वाह। ओके, मतलब तो एक इस तरह तरह की से कुछ चीज गवर्नमेंट का उन्होंने की। एफर्ट, हाँ सही में, मतलब ये मुझे एफर्ट अच्छा लगा कि किसी तरह से उन्होंने अवेयर कर रखा है लोगों को कि अपने आप रेट बढ़ा के, कि दे आर वेल अवेयर कि हमें कम इस्तेमाल करना है या सोच समझ के इस्तेमाल करना है। दिस हाँ। इज रियली नाइस टू नो कि लैटिन अमेरिका। वेल लिसनर्स, हरी जी ने अभी कॉफी का जिक्र किया, लेकिन हाँ, हरी जी और मेरी ज्यादातर बात हमेशा चाय पर होती है। सो आई डोंट नो, वी कैन कॉल चाय होलिक। तो या, तो एंड चाय के साथ साथ जैसे मैंने शुरू में बताया था, हरी जी मधुशाला का पॉडकास्ट भी करते हैं। तो कुछ उसके बारे में बताएंगे बात को और आगे बढ़ाने से पहले। तो मधुशाला, मधुशाला की पॉडकास्ट जो मैंने शुरू की, मधुशाला मुझे शुरू से काफी पसंद है। बचपन जी। से ही जब मन्ना डे की कैसेट सुनते थे हम, हम्म। तभी से बहुत पसंद है। और एक वक्त पर थोड़ा, जब थोड़ा दुनिया को देख लिया, जब थोड़ा बाहर ट्रेवल किया, हम्म। और कई सारी वो मैनेजमेंट की बुक से कुछ कुछ जो शिक्षा मिलती है, जितनी भी पकड़ में आई थोड़ी बहुत, जी। तो ऐसा लगने लगा कि बहुत सारी बातें मधुशाला में लिखी हुई हैं जिनको हम समझते नहीं। मतलब हम्म। मधुशाला को जनरली समझा जाता है कि हाला, प्याला और शराब की तारीफ है। जी बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। कभी भी शायद ऐसा ही होगा, शराबी होगा, दिन में शराब पीता होगा, रात को पीता होगा, और पीकर उसने एक काव्य लिख दिया। तो मुझे लगता है कि मधुशाला जो है वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड है, और उसका जितना गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग है, हम्म। वो काफी कम उसके बारे में बात हुई है। बात हुई ऐसा है। नहीं कि नहीं हुई है, काफी कम हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने हम्म। जब गूगल करना शुरू किया तो मुझे कुछ नहीं मिलता था इस तरह का। ओके। बहुत बहुत ही लिमिटेड उसके ऊपर लिटरेचर मिलता है। हम्म। तो मैंने सोचा मैं खुद ही थोड़ा पढ़ता हूँ उसके बारे में और रिसर्च करता हूँ।
तो वहां से मैंने शुरू किया बच्चन जी के बारे में पढ़ना, उनकी आत्मकथाएं पढ़ी, हम्म। उनके बारे में जितने भी दूसरे लोगों के इंटरव्यूज वगैरह थे वो देखे और पढ़े। जी। तो उसके बाद फिर मैंने मधुशाला की एक एक रुबाई, हर रुबाई जो 4 लाइन की छोटी कविता है, बिल्कुल। उसको उठा के और उसका जो दर्शन शास्त्र के हिसाब से उसके जो अर्थ होते हैं या भावार्थ होता है जिसको हम कहते हैं, हम्म। या फिलोसॉफिकल एसेंस जो उसका है, वो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश उस पॉडकास्ट में की है। की है। और साथ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी कहानियां चलती रहती हैं, कुछ बच्चन जी की जिंदगी से और कुछ अपने अनुभवों से। तो वो सब मिला जुला के ये एक पॉडकास्ट की जो सीरीज है वो चल रही है। राइट। सो मैं अपने लिसनर्स को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि अरिसूदन जी ने सच में इस मधुशाला के पॉडकास्ट पर बहुत मेहनत की है, या जैसा इन्होंने अभी कहा कि मधुशाला इज नॉट ओनली अबाउट मधुशाला या पेय, इसमें सच में बहुत गहरी परतें छुपी हैं जिसे अरि जी ने कोशिश की है खोलने की, समझाने की, और इस पॉडकास्ट में उसको अच्छी तरह से बताने की। तो जरूर सुनिए, इनके पॉडकास्ट का नाम है मधुशाला की कहानी, and you can read more of his work on www.arisudan.com। और आपने शायद अभी एक और ढाई आखर, राइट, पोएट्री का हाँ पॉडकास्ट जी। भी, एंड कविता, कभी कभार लिखी हुई बातें, राइट। हाँ तो जी। यू कैन रीड ऑल ऑफ हिज वर्क ऑन हिज साइट, एंड हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन पर। तो जी अरी जी। हाँ, तो जैसे मधुशाला की हम बात कर रहे थे और जैसे सस्टेनेबिलिटी की भी बात है, तो मधुशाला में सस्टेनेबिलिटी तक की भी बात हुई है, अरे वाह। जिसके बारे में लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। तो अब जैसे ये 4 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। सूर्य बने मधु का विक्रेता। मधु का विक्रेता जो कहते हैं, जो शराब बेचता है, तो ये सब प्रतीक हैं, हाला, प्याला, साकी, ये सब जी प्रतीक हैं जो किसी और मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, मेटाफर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, राइट। हाँ, मेटाफर्स, जी एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये 4 पंक्तियां हैं, सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। तो सूर्य जो है वो मधु का विक्रेता है, सिंधु यानी सागर वो हमारा जल हाला का घट है, वाह, घड़ा। क्या बात। बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिम झिम कर। बेली विटप तृण बन में पीऊं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। क्या बात। अब इसमें वाह। भावार्थ की बात यह है कि सूरज की बात हुई, सागर की बात हुई, जी बादलों की बात हुई, धरती की बात हुई, बारिश की बात हुई, और बेली विटप तृण यानी पेड़ पौधे, लताएं, और तिनका तिनका। तो कवि कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सागर से जब पानी भाप बन के उड़ता है, वो बादल बनता है, जी। और वो बादल बन के कहीं और बरसता है। हम्म। इसी तरह से जब वो बरसता है तो धरती जो है, प्यासी धरती होती है, वो मधु का प्याला बन के उस बारिश को इकट्ठा करती है, जी और वहां से फिर तिनका तिनका हर एक पेड़ पौधा उस पानी को पीकर जिंदा रहता है या ग्रो करता है। तो ये सारा एक एनवायरमेंटल इकोसिस्टम जैसा है, और इंटरडिपेंडेंस की बात भी है। तो इस तरह के जो कई सारे अर्थ हैं जो मधुशाला के हैं, वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। और इनके साथ कोई छोटी छोटी कहानियां भी हैं, जैसे इन पंक्तियों के साथ भी कहानी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, चलिए वो कोई थोड़ी बात लंबी नहीं, कहानी है। बट दिस इज रियली ब्यूटीफुल। मतलब यू फाउंड दीज लाइंस, एंड ये सच में बहुत बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, एंड वन कैन कनेक्ट विद इट। कि मतलब वही सच कहा आपने कि हम मधुशाला को किसी और एंगल से ले लेते हैं, बट कितनी गहरी बात इन्होंने कही है, पूरे नेचर को एक साथ लेकर आए हैं। सारे हमारे जो, वही जो मैं बात करती हूँ पंच तत्व की, अगर मैं बात करूँ तो सूरज है, बारिश है, पेड़ पौधे हैं, एंड हाउ सिंपली ही हैज रिटन इट, समझाने के लिए कि इसका मीनिंग किस तरह से होता है। रियली थैंक बिल्कुल। यू, मतलब यू फाउंड दिस एंड रेड इट टुडे ओवर हियर। बट आपकी इससे रिलेटेड स्टोरी का हम इंतजार करेंगे। आई होप आपके पॉडकास्ट पे जल्द ही सुनने को मिले शायद। हाँ जी। चलिए ठीक है। चलिए मुझे एक चीज और बताइए, सिंस आपने जिक्र किया आप भी सिटी में रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे कई लिसनर्स सिटी में हैं, तो व्हाट डू यू फील कि हाउ टू मेंटेन इको लिविंग व्हाइल लिविंग इन अ सिटी, स्पेशली अ मेट्रोपॉलिटन भागती दौड़ती सी सिटी? क्या किया जा सकता है, हाउ टू मेंटेन?
तो एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी इच्छा शक्ति की बात है। राइट। एक तो हमको जो ओनरशिप वाला कल्चर है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। जैसे कई लोग 4-5 घर खरीद के रख लेते हैं, वो मेरे ख्याल से ग्रीड के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। उसको हम बोलते हैं कि रेंट सीकिंग इंडस्ट्री जो होती है, उस तरह की भी बात है। तो वो एक छोटा सा उदाहरण है। और दूसरा जो है, जैसे कि हर एक घर में आजकल, क्योंकि अभी अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ गई है इंडिया की, तो हर कोई एक या दो कार आराम से खरीद लेता है। जी, सच कह रहे हैं आप, ये दैट इज अ हाँ, कंसर्न। तो यस। एक तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा यूज कर सकें अच्छा होगा। अब बिल्कुल। दूसरा, हमारी शिकायत ये होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में जो है इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। हम्म। बात काफी हद तक सही है, जो लोग बाहर रह चुके हैं उनको इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगता है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं कि सड़कों की जगह अगर मेट्रो की लाइन ज्यादा बढ़ाएं जी। तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेट्रो काफी, मतलब वो 5-6 बस के बराबर एक छोटी सी मेट्रो लोगों को कैरी कर सकती है, और ज्यादा स्पीड बिल्कुल के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एनर्जी एफिशिएंसी काफी आ जाएगी। प्लस मेट्रो बिजली से चलती है, बिजली रिन्यूएबल से जनरेट हो जाती है। राइट। बसेस जो हैं वो आपका फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल होता है, वो इस्तेमाल करती हैं। हम्म। तो एक तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर हम बदल सकें। जी। दूसरा, अगर सड़कों को थोड़ा डीकंजेस्ट कर सकें, ट्रैफिक जैम्स वगैरह जो इतने होते हैं, तो काफी सारा हम्म। हमारा पॉल्यूशन उन्हीं की वजह से होता है। वो थोड़ा ठीक ठाक कर सकें, सड़कों की मेंटेनेंस अच्छी कर सकें कि उसमें गड्ढे वड्ढे ना हो, ताकि राइट। गाड़ियों की जो, हाँ, क्योंकि खासकर गाड़ियों की बारिशों जो, में। हाँ, जी जी। और क्योंकि सड़कें खराब होंगी तो गाड़ी के इंजन भी जल्दी खराब होंगे, उनको ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई है। तो ये राइट। छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, और इसमें सरकार और लोग दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा, वो किसी भी एक के करने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी जैसे बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो ऐसे ही बात याद आई। मतलब आई एम श्योर जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वी हैव यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब मैं दिल्ली में रही हूँ तो बसेस यूज की हैं, ट्रेन से भी जाती थी। आजकल शायद कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल की या फैमिली की चीज भी हो गई है कि हम लोग मे बी पैम्पर कर देते हैं बच्चों को, या आदत वैसी डाल देते हैं कि गाड़ी भी ही घुमाना है, बाइक में। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर 15 years बैक मैं खुद बसों में घूमी हूँ, दिल्ली जा रही थी तो मेट्रो। इट इज कन्वीनियंट, इट्स आई थिंक जस्ट अ थॉट प्रोसेस कि हमने उसके साथ जोड़ दिया है कि नहीं ये तो कंफर्टेबल है कि नहीं। तो वही है कि कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गार्जियन, भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी बच्चों को उसके लिए इंट्रोड्यूस करें कि पूल में जाना, कार पूल में जाना या बसेस में जाना, बट इट इज वेरी नॉर्मल, ये कोई अलग चीज नहीं हम कर रहे हैं। तो मेरा बेटा मुझे कितनी बार पूछ लेता है, अच्छा बस में जाती थी? मतलब उनको पता ही नहीं है कि बसों में धक्के खाना, बसों में ट्रैवल करना भी एक एक्सपीरियंस होता है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हम यूज करेंगे तो शायद उसकी केयर भी उतनी ली जाएगी। सिंस लोग यूज कम करते हैं तो शायद ध्यान भी थोड़ा सा उनकी तरफ कम रखा जाता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक तो वो बिकॉज है। दूसरा, आजकल वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है ना, कि कोई भी हाँ, आसानी से कार खरीद सकता है। कोई भी कर लेता है। राइट पहले राइट। ऐसा नहीं था। नहीं था। जी लेकिन बिल्कुल। अभी इसके साथ कुछ और अच्छी चीजें ये हो रही हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, मिलेनियल्स, हम्म। वो इस बारे में काफी सजग हैं। मतलब बिल्कुल। उनमें से काफी सारे सब सजग हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब जैसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं, एक क्विक राइड का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जी। क्विक राइड क्या करता है कि जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं और आपका ऑफिस 5-6 किलोमीटर दूर है, हम्म। तो आप क्विक राइड पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए जी। ड्राइवर। ओके। और कुछ लोग उसी ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं एज राइडर्स। तो ओके। अच्छा। हाँ, अगर वो एक ही दिशा में सब लोग जा रहे हैं, हम्म। तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और आप उनको लिफ्ट दे सकते हैं, आप जितनों को भी देना चाहें, एक या दो। और वो जो आप लिफ्ट उनको दे रहे हैं वो फ्री नहीं है, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम वो टैक्सी से कम 4 या 5 गुना सस्ती है। This is really nice. So even I was not aware of quick ride, but this is really हाँ, nice. Of course, that you can register as a rider तो as well as a driver. Okay. हाँ, Okay. तो क्विक राइड बड़ा अच्छा चल रहा था ये लॉकडाउन से पहले, और शायद उम्मीद तो ये है कि लॉकडाउन के बाद वापस चलने लगेगा। मैंने खुद भी बिल्कुल। उसको इस्तेमाल किया 1-2 बार। ओके। और उसमें आपके दोस्त भी बन जाते हैं, आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा उसमें सारे लोग वेरीफाइड होते हैं। वो गवर्नमेंट ओके। आईडी से वेरीफाई करने के बाद ही आप ऐप पर जा सकते हैं।
That's really nice. Okay, okay, हाँ, okay. तो उस तरह के कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो प्राइवेट लेवल पे लिए जा रहे हैं Mm-hmm. और इनोवेटिव भी हैं, तो वो बड़े अच्छे हैं। That's nice. Okay, so I'm sure अगर कुछ लोग क्विक राइड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपनी सिटी में जब भी सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो डू चेक क्विक राइड बिकॉज इट सीम्स टू बी अ रियली नाइस थिंग कि आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ड्राइवर एज अ राइडर बोथ एंड इट कैन बी अफोर्डेबल टू पॉकेट ऑल्सो। आपको एक कोई स्ट्रेंजर तो नहीं मिलने वाला है ड्राइवर, वो भी चिंता नहीं रहेगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस हाँ दिस जी। इज नाइस इनिशिएटिव आई मस्ट से। तो वाओ दिस इज गुड। ओके अरिजीत, तो इट वाज रियली नाइस, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी एंड सिटी लाइफ से होते हुए मधुशाला, एंड ग्लैड आपने पंक्तियां सुना दी मुझे, आपको अलग से कहना नहीं पड़ा। एंड हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी लिसनर्स को, अरिजी आजकल मेंजा पर यंग पॉडकास्टर्स को प्रमोट करने के लिए हर संडे किसी न किसी नए पॉडकास्टर को लेकर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। So if you people are on Menza, do check out उनकी Menza पे मधुशाला की महफिल भी चलती है एंड यंग पॉडकास्टर्स को प्रमोट करने का जो उन्होंने स्टार्ट किया है तो वो भी चलता है। एंड एनीथिंग एल्स आप कुछ कहना चाहते हैं या? नहीं, बहुत अच्छा लगा ये जो टॉपिक है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री का टॉपिक है, तो और वैसे भी बहुत ज्यादा आजकल आवश्यक हो गया है इसके बारे में, जितनी बात कर सकें उतना कम है। और जी, सिर्फ बात नहीं, हमको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। एक्शन लेना पड़ेगा, यस तो बिल्कुल मैं तो फॉर्चुनेटली इसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे आई कैन मेक ए डिफरेंस। बिल्कुल। और राइट। जैसे हमने बताया कि हमने यूके में वो पायलट भी किया था एक, तो जी इस जी। तरह की, और हम कंपनीज को इनेबल करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में काम कर सकें। ना। तो हमारा सारा सपोर्ट होता है, हमारी सारी कंसल्टिंग उसी दिशा में होती है। जी। तो आई एम फॉर्चुनेट टू बी देयर। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इस विषय में बात करके। और जैसी कि मेरी आदत है, मैं हर जगह कहीं ना कहीं मधुशाला ले आता हूँ। नहीं तो वो तो यहाँ पर जरूरी भी है, नहीं वो खुला पाया। वो आप नहीं लाते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करती, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह की पंक्तियां उसमें से ढूंढ कर लाए। एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब टॉपिक तो चलिए ठीक है, मैं काफी दिनों से सोच रही थी, आपने भी मंजा के लिए पूछा, बट किसी तरह से वो बात हो नहीं पा रही थी। बट शायद इको फ्रेंडली लिविंग ऐसा टॉपिक था जिसकी वजह से हम शायद एक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे आ सके यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, और दूसरी सबसे और बहुत एक अच्छी बात यह है कि आप खुद इस दिशा में इतना काम कर रही हैं। थैंक आपके यू। इंस्टा रील्स और आपके बेटे के इंस्टा रील्स जो हैं, ये छोटी छोटी चीजों से कैसे आप सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, दैट इज अमेजिंग। सो वो काम आपका बहुत ही अच्छा है। थैंक और यू आपकी थैंक पॉडकास्ट का तो मैं शुरू से फैन हूँ, जब पहली बार सुना था। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच लिसनर्स, एंड हरी जी आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद टू कम ओवर एंड जॉइन माय ग्रीन पॉडकास्ट एंड शेयर योर व्यूज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। सो लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। पंचतत्व गर्ल विल बी बैक विद मोर किस्से, कहानी एंड कन्वर्सेशंस। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।